Now the next topic is the kidney function test. किडनी फंक्शन टेस्ट को दो मेथड से एसेस करते हैं कि जो किडनी है फॉर द डिसीज़ डायग्नोसिस और किडनी के रीनल फंक्शन टेस्ट के लिए। तो किडनी में जो डिसीज़ होती हैं उसको एसेस करने के लिए ये टेस्ट हैं, और जो रीनल फंक्शंस को देखना है तो ये टेस्ट हैं। तो किडनी में जो डिसीज़ है उसको देखने के लिए सबसे पहले आते हैं जैसे सीरम पैरामीटर्स हैं। तो सीरम में हम क्या देख सकते हैं कि यूरिया कंसंट्रेशन कितना है, क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन कितना है, सोडियम पोटेशियम यानी इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन कितना है। तो ये तब होंगे जब किडनी में कुछ डैमेज होगा और इनका कंसंट्रेशन प्लाज्मा में या सीरम में बढ़ जाएगा। दूसरा, हम यूरिन का एनालिसिस कर सकते हैं। तो यूरिन एनालिसिस में जैसे एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन, शुगर, बाइल पिगमेंट, कीटोन बॉडीज़, ये तब होंगे जब किडनी इम्पेयरमेंट होगा या किडनी में डैमेज होगा। तो यूरिन में ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं जैसे प्रोटीन है, शुगर है, बाइल पिगमेंट है, कीटोन बॉडीज़ हैं, ब्लड है, ये आने लगेंगे। तो अगर किडनी में किसी भी टाइप का अलाइनमेंट है, डिसीज़ है, तो उसको इस पैरामीटर से पता लगा सकते हैं। अगर रीनल फंक्शन देखना है तो रीनल फंक्शन देखने के लिए इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ किडनी हेल्दी है, ओके, और इस वाले टेस्ट में किडनी डिसीज्ड है। इन टेस्ट में हम पहला फंक्शन क्या देखेंगे रीनल का कि ग्लोमेरुलर फंक्शन, क्या प्रॉपरली ग्लोमेरुलर क्लियरेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा, ग्लोमेरुलर परमेबिलिटी, कि जो ग्लोमेरुलाई हैं उनकी परमेबिलिटी ठीक ठाक है या नहीं है। तीसरा है ग्लोमेरुलर फंक्शंस, ट्यूबुलर फंक्शंस। तो ट्यूबुलर फंक्शंस कैसे काम कर रहा है, ठीक से एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा है, या ठीक से एक्सक्रीशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वन बाय वन यहाँ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट इसके पहले हम ये देखते हैं कि जो जीएफआर है वो कैसे बनता है। तो जो नॉर्मल एक सिंगल यूनिट है नेफ्रॉन, ये किडनी की फिल्ट्रेशन फंक्शनल यूनिट है, और ये बनी होती है जिसमें एक बोमेंस कैप्सूल होता है, इसमें आर्टेरियोल्स आते हैं और वेन्यूल्स जाते हैं, और जो भी ब्लड है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है। तो ये व्हाट इज़ द जीएफआर? जीएफआर बेसिकली अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड, ठीक है। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट ही मैं बोलूँगा क्योंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेट ही टर्म सभी जगह बुक्स में लिखा हुआ है। तो जीएफआर इज़ द अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड। तो जीएफआर में क्या होता है? जीएफआर में सब होता है एक्सेप्ट सेल्स नहीं मिलेंगी आपको, प्रोटीन नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ जितने भी ब्लड वेसल आ रही हैं वो जो भी जीएफआर यहाँ फिल्ट्रेशन हो रहा है उसमें सब कुछ आएगा प्लाज्मा का, एक्सेप्ट ब्लड का, एक्सेप्ट इसमें सेल्स नहीं आएंगी और इसमें प्रोटीन्स यहाँ पर नहीं आएंगी। तो एक ह्यूमन बॉडी में लगभग 4.5 से 5 लीटर के आसपास ब्लड होता है, और लगभग एक बार जो ब्लड प्रेशर वगैरह है उससे 180 लीटर पर डे जो जीएफआर है वो बनता है। और 180 लीटर पर डे जो है इस बोमन कैप्सूल से होता हुआ जब जाता है तो यहाँ पर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा जो है यूरिन में निकल जाता है। यूरिन बनने तक लगभग 178.5 लीटर पर डे एब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो ऐसा है कि नेफ्रॉन में इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी भी होती है। ये रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं क्या? ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट्स, इनको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। और कितनी बार ऐसा है कि जीएफआर से बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही नहीं आते, कैपिलरीज से भी कितनी बार जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो कितनी बार सीधे ही यहाँ से जो है सिक्रीट हो जाते हैं, सिक्रीट इनसाइड द ट्यूब्यूल्स। तो अल्टीमेटली जो यूरिन बनती है वो पर डे रहती है आउट ऑफ 180 लीटर पर डे में से छन के एब्जॉर्ब होके सब होके 1.5 लीटर पर डे। तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें बोमेंस कैप्सूल बना हुआ है, जिसमें टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, और बोमन कैप्सूल में ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है,
उसके बाद में ये लूप ऑफ हेनले है, और ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और फाइनली ये जो है कलेक्टिंग डक्ट है। और ये कलेक्टिंग डक्ट आगे जा कर के यूरेटर से मिलती है, और बाद में यूरेथ्रा से होते हुए यूरिन में जो यूरेथ्रा है उसमें मिक्स हो जाती है। तो जो किडनी है उसके डिफरेंट टाइप के वर्क होते हैं। किडनी जो है इसका मेन इम्पोर्टेंस है एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने में, ब्लड का जो पीएच 7.4 रहता है उसको मेंटेन करने में, पीएच मेंटेन करने में ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। इसके बाद ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है ना। ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए ये एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है। एल्डोस्टेरोन का सिंथेसिस जो होता है उसके लिए रेनिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रेनिन जो होता है वो किडनी से ही सिक्रीट होता है। इसके बाद वाटर का जो बैलेंस है बॉडी में उसको मेंटेन करने के लिए किडनी रिस्पॉन्सिबल है। डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट्स, अमोनियम कंपाउंड्स जो हैं, है ना। और इसके बाद ये तो हो गए जो बैलेंस करने के हैं। अब इसके अलावा जो मेन फंक्शन है किडनी का वो है एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो इट एक्सक्रीट्स डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, एंड इसका किडनी का एक सिंथेटिक फंक्शन भी होता है। इट सिंथेसाइज 125 डाईहाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफेरॉल यानी कि विटामिन डी, देन इरिथ्रोपोइटिन दैट इज़ ए हार्मोन, है ना। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में भी जो रेनिन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये दिस ऑल आर सिंथेसाइज्ड बाय किडनी। अब इसमें हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रेनिन। रेनिन इज ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम लिबरेटेड बाय किडनी, स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकेंड। तो एंजियोटेंसिन सेकेंड को स्टिमुलेट करता है। तो एंजियोटेंसिन जब स्टिमुलेट होता है, फॉर्मेशन इसका होता है, तो इसके कारण क्या है, एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन शुरू होता है। और एल्डोस्टेरोन जैसे ही प्रोड्यूस होना शुरू होता है, एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या है, तो वो है सोडियम का एब्जॉर्प्शन करना और पोटेशियम और हाइड्रोजन को जो है यूरिन में डालना। तो एल्डोस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, और ये एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। ओके, इसके बारे में आप डिटेल पढ़ सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस है। इस वीडियो में जाकर आप और भी डिटेल इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो आफ्टर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द process of urine formation, now comes to the glomerular function। तो इसमें glomerular function में सबसे पहले हम बात करूँगा क्लियरेंस टेस्ट की। तो व्हाट इज़ द क्लियरेंस टेस्ट? क्लियरेंस मतलब क्या होता है? क्लियरेंस मतलब होता है डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ प्लाज्मा और ब्लड दैट रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट क्लियरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस इज इन ए यूनिट टाइम। मतलब एक दिए हुए निर्धारित समय में आखिर प्लाज्मा या ब्लड का कितना वॉल्यूम लगेगा कि वो एक कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस से है उसको यूरिन में बाहर निकाल दे। ओके, मैं वापस रिपीट करता हूँ। तो व्हाट इज़ द क्लियरेंस? क्लियरेंस मतलब ये होता है डिफाइंड एज ए अमाउंट ऑफ प्लाज्मा और ब्लड दैट रिक्वायर फॉर कंप्लीट क्लियरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस इन यूनिट टाइम। सो फॉर द क्लियरेंस टेस्ट 3 टाइप के सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं। पहला होता है इनुलिन, दूसरा होता है क्रिएटिनिन, तीसरा होता है यूरिया। जो इनुलिन है वो एक सिंथेटिक कंपाउंड है जिसको आईवी दिया जाता है। ये बेस्ट क्लियरेंस सब्सटेंस है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक इसकी 3 या 4 प्रॉपर्टी जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बेस्ट इसलिए है क्योंकि पहला, ये पूरा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से कम्प्लीटली फिल्टर हो जाता है और कहीं से कहीं तक भी बॉडी में नहीं रहता। दूसरा, ये रीअब्जॉर्ब नहीं होता। तो जैसे यहाँ पर दूसरी जो प्रॉपर्टी थी वो थी रीअब्जॉर्प्शन की। तो रीअब्जॉर्प्शन होते हैं बहुत सारे सब्सटेंस, लेकिन ये रीअब्जॉर्ब नहीं होता और ना ही ये सिक्रीट होता है। तो ये इसमें 3 प्रॉपर्टी है और इसी कारण से ये ऑलमोस्ट ये जो 125 ml पर मिनट जो निकलता है ये इक्वल टू GFR होता है।
तो ये इसका जो क्लियरेंस है ये 125 ml पर मिनट होता है, जो कि इक्वल टू लगभग ऑलमोस्ट GFR के इक्वल होता है। और ये प्रोटीन डाइट से अफेक्टेड नहीं होता, यानी कि हम अगर प्रोटीन डाइट लेते हैं तो ये अफेक्टेड नहीं होगा। अब क्रिएटिनिन की बात करें तो क्रिएटिनिन में एडवांटेज ये है कि ये आईवी नहीं देना पड़ता, लेकिन इसमें डिसएडवांटेज ये है कि ये थोड़ा बहुत सिक्रीट भी होता है, मतलब बाहर की कैपिलरीज से भी कभी कभी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में सिक्रीट होता है। तो ऐसा होने पर जो क्रिएटिनिन का जीएफआर है वो जो क्लियरेंस है वो जीएफआर से कम होता है, जो क्लियरेंस है वो जीएफआर से कम होता है। जैसे कि 90 से 115 ml पर मिनट इन केस ऑफ मेन, इन केस ऑफ वुमन जो होता है ये 85 से 110 ml पर मिनट। और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये रीअब्जॉर्ब नहीं होता, लेकिन ये सिक्रीट होता है, इसलिए जो है ये इसका जो क्लियरेंस है वो जीएफआर से कम होता है। इसके बाद ये भी जो है प्रोटीन डाइट से अफेक्टेड नहीं होता, तो अगर हम पेशेंट को प्रोटीन डाइट देते भी हैं तो इसके क्लियरेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब तीसरा कंपाउंड है यूरिया। यूरिया जो है इसका कंप्लीट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन तो हो जाता है, लेकिन ये 40% रीअब्सॉर्ब्ड हो जाता है। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर हम पेशेंट को प्रोटीन डाइट देते हैं तो भी यूरिया कंसंट्रेशन इससे अफेक्टेड होता है। तो इस टाइप से ये क्लियरेंस में जो है जो बेस्ट मटेरियल है, सब्सटेंस है, वो जो यूज़ किया जाता है वो इनुलिन यूज़ किया जाता है। तो क्लियरेंस का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस टाइप से है, क्लियरेंस इज इक्वल टू UV अपॉन P। तो यहाँ U जो है वो है यूरिनरी सबस्टांस, है ना, यूरिनरी सबस्टांस। तो यूरिनरी सबस्टांस फॉर एग्जांपल क्रिएटिन। तो इसके बाद V जो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ यूरिन। वॉल्यूम ऑफ यूरिन ये एक्चुअल में ये है वॉल्यूम ऑफ यूरिन, तो वॉल्यूम में ही रहेगा। जो यूरिनरी सबस्टांस है वो उसका क्लियरेंस होता है ml पर मिनट। और इसके बाद जो P है यहाँ पर है प्लाज्मा क्रिएटिनिन। सबस्टेंस का मान लीजिए कोई सबस्टेंस है क्रिएटिनिन ही है तो उसका कितना कंसंट्रेशन होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ क्रिएटिनिन इन द प्लाज्मा। और Cl यानी होता है क्लियरेंस। तो क्लियरेंस को मेज़र करते हैं ml पर मिनट में, ml पर मिनट में। यहाँ पर जो U है वो होता है, अगर एग्जांपल हम लें क्रिएटिनिन का, तो जो U है वो है यूरिनरी क्रिएटिनिन जो क्लियर हो रहा है ml पर मिनट में। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ यूरिन टोटल कितना है वो, और जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में क्रिएटिनिन लेवल कितना है वो। तो इस हिसाब से हम देखें तो क्लियरेंस जो होता है वो क्रिएटिनिन कितने टाइम में क्लियर हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ यूरिन से। ओके, और यहाँ जो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूरिन में, और दैट इज इन द गिवन प्लाज्मा। इसी में क्लियरेंस का एक दूसरा फॉर्मूला भी है जिसको हम कॉक क्रॉफ गॉल्ट इक्वेशन कहते हैं। कॉक क्रॉफ गॉल्ट इक्वेशन। तो इसमें क्या होता है, क्लियरेंस CR, यहाँ CR का मतलब होता है क्रिएटिनिन, इज इक्वल टू 140 माइनस एज इन ईयर्स इंटू वेट इन किलोग्राम अपॉन 72 इंटू प्लाज्मा, इसमें क्रिएटिनिन का कंसंट्रेशन मिलीग्राम पर डेसीलीटर में। यही फार्मूले में अगर हम वुमन के लिए यूज़ करते हैं तो वुमन के लिए इस फार्मूले में 0.85 भी इंटू हो जाता है। तो जो हमारा डायग्नोसिस है इसका मतलब ये है कि अगर क्लियरेंस वैल्यू मोर देन 90% या 90% तक है तो इसका मतलब ये है कि रीनल फंक्शन नॉर्मल है। 60 to 90% है यानी कि माइल्ड रीनल इम्पेयरमेंट है। 30 to 60% है यानी मॉडरेट रीनल इम्पेयरमेंट है। लेस देन 30% है बट मोर देन 15% है तो इसका मतलब ये है कि सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट है। और लेस देन 15% है इसका मतलब ये है कि क्लियरेंस नहीं हो पा रहा सब्सटेंस का और रीनल फेल्यूर है। अब इसके बाद हम सेकंड जो है असेसमेंट करेंगे ग्लोमेरुलर परमेबिलिटी का। और ग्लोमेरुलर परमेबिलिटी का असेसमेंट करते हैं यूरिनरी प्रोटीन से।
तो यूरिनरी प्रोटीन का असेसमेंट हम अभी जो करते हैं वो करते हैं बाय द डिप स्टिक मेथड। इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है ट्यूबुलर फंक्शन। तो ट्यूबुलर फंक्शन में दो टाइप के टेस्ट होते हैं, कंसंट्रेशन टेस्ट और डाइल्यूशन टेस्ट। तो हमें ये पता है कि यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 से लेकर 1.025 तक होती है। इसमें दो टाइप के टेस्ट यूज़ किए जाते हैं। पहला होता है कंसंट्रेशन टेस्ट, दूसरा होता है डाइल्यूशन टेस्ट। तो कंसंट्रेशन टेस्ट में पेशेंट को ओवरनाइट फ्लूइड नहीं दिया जाता और नेक्स्ट मॉर्निंग जब सैंपल लिया जाता है तो वो एक एक घंटे के गैप में सैंपल लिया जाता है और इसमें ये देखा जाता है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है किसी भी एक सैंपल की वो 1.025 होना चाहिए। और डाइल्यूशन के केस में पेशेंट को नाइट में 1200 ml वाटर दिया जाता है और हर मतलब ये लगभग दिया जाता है 30 मिनट के अंदर अंदर। इसके बाद जो है 4 सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और 4 सैंपल जो कलेक्शन होता है वो 1 आवर इंटरवल में होता है। इन 4 सैंपल में कोई एक सैंपल जो है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 होना चाहिए। तो अगर इससे पता लगता है कि अगर किडनी ने उस गिवन वॉल्यूम को और कंसंट्रेट कर दिया तो वो, अगर हम वाटर नहीं दे रहे हैं तो ज़्यादा कंसंट्रेट कर दिया, तब भी ये है कि हम ट्यूबुलर फंक्शन पता कर सकते हैं। अगर हमने मान लीजिए डाइल्यूटेड अमाउंट दिया है तो उसमें भी कुछ कंसंट्रेशन किया है किडनी ने, तो इससे भी हम उसके ट्यूबुलर फंक्शन को पता लगा सकते हैं। तो यहाँ तक जो था ये हमारा केवल टू एसेस रीनल फंक्शन था। अब हम टू एसेस किडनी डिसीज, तो इसमें सबसे पहला आता है सीरम पैरामीटर्स। सीरम पैरामीटर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिया की। यूरिया का जो नॉर्मल कंसंट्रेशन होता है ब्लड में वो है 15 to 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और यूरिया जो है इट इज़ ए एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। तो यूरिया का जो टेस्ट होता है वो होता है यूरिया GLDH मेथड से। और इसके अलावा कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसका टेस्ट करती हैं बार्थलॉट मेथड से। तो ये याद रखना है कि यूरिया का जो एस्टिमेशन है या तो GLDH मेथड से होता है या फिर बार्थलॉट्स मेथड से होता है। यूरिया का कंसंट्रेशन ब्लड में कब बढ़ता है? 3 कंडीशन में बढ़ता है। प्री रीनल, जिसमें किडनी का कोई रोल नहीं है, रीनल जिसमें किडनी का ही रोल है, और पोस्ट रीनल जिसमें किडनी का रोल तो नहीं है लेकिन बाद में जो यूरेथ्रा है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, इसका रोल है। तो प्री रीनल में हो सकता है कि डायरिया हो, वोमिटिंग हो, बर्न हुआ हो, इन्फेक्शन हो, डिहाइड्रेशन हो, सेप्टिसीमिया हो। तो इन कंडीशन में देखिए यूरिन कंसंट्रेशन कंसंट्रेट हो जाएगी। यूरिन कंसंट्रेट होगी तो यूरिया वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यूरिया का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। फिर दूसरा रीनल जो है, रीनल कॉज में क्या हो सकता है? जो किडनी का ही डैमेज है, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, पाइलोनेफ्राइटिस है, एक्यूट एंड क्रोनिक रीनल फेल्योर है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। पोस्ट रीनल में जो यूरेटर है, यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें क्या हो सकता है? ट्यूमर हो सकता है, इंस्टिंक्चर हो सकता है, मतलब इंस्टिंक्चर मतलब होता है ट्यूब का सिकुड़ना, स्टोन, किसी भी टाइप का स्टोन हो सकता है, या ट्यूबरक्लोसिस ऑफ यूरेथ्रा या फिर यूरिनरी ब्लैडर हो सकता है। ओके, तो ऐसी कंडीशन में इसका कंसंट्रेशन यूरिया का बढ़ जाएगा। सेकेंड इसमें आता है क्रिएटिनिन। यूरिया के बाद क्रिएटिनिन पढ़ते हैं। क्रिएटिनिन का नॉर्मल कंसंट्रेशन 0.7 से 1.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर मेल में होता है और 0.6 से 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर फीमेल में होता है। क्रिएटिनिन का जो कंसंट्रेशन है वो कब बढ़ता है? वो एक तो रीनल कॉज में बढ़ता है और एक पोस्ट रीनल कॉज में बढ़ता है। रीनल कॉज क्या हो सकते हैं? रीनल कॉज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, और पोस्ट रीनल कॉज जितने भी हैं, ट्यूमर, इंस्ट्रिक्चर, स्टोन, इनसे हो सकता है, इनसे क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ सकता है। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोलाइट लेवल। तो इलेक्ट्रोलाइट लेवल में हम एस्टिमेशन करते हैं सोडियम का और पोटेशियम का। तो सोडियम का कंसंट्रेशन होता है 135 to 150 मिलीमोल पर लीटर नॉर्मल, और पोटेशियम का होता है 3.5 से 5 मिलीमोल पर लीटर। इसके बाद ये हो गया हमारा
किडनी डिसीज़ का पहला पैरामीटर वो है सीरम पैरामीटर। दूसरा लास्ट पैरामीटर है हमारा यूरिन एनालिसिस। तो यूरिन एनालिसिस में हम क्या करते हैं, 3 मेथड इसमें करते हैं। पहली मेथड है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। यूरिन लेंगे, यूरिन में वॉल्यूम, यूरिन का वॉल्यूम कितना है, यूरिन का कलर कैसा है, यूरिन का जो है ऑर्डर, यूरिन का ऑर्डर कैसा है, उसके बाद यूरिन का पीएच कैसा है, यूरिन का अपीयरेंस कैसा है, टोटल सॉलिड्स उसमें कितने हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, इसका जो है हम पैरामीटर यूज़ करते हैं। दूसरा होता है केमिकल पैरामीटर। केमिकल पैरामीटर में जो केमिकल्स का डिटेक्शन करते हैं वो होता है ग्लूकोज, ब्लड, प्रोटीन, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, यूरिनरी यूरोबिलिनोजन और कीटोन बॉडीज। इनके टेस्ट जिनसे होते हैं उसके नाम ये हैं कि ग्लूकोज को हम बेनेडिक्ट टेस्ट लगाते हैं, ब्लड के लिए हम बेंजिडिन टेस्ट लगाते हैं, प्रोटीन के लिए हीट कोगुलेशन टेस्ट लगाते हैं, बाइल साल्ट के लिए हेस टेस्ट लगाते हैं, बाइल पिगमेंट के लिए फॉचेट टेस्ट लगाते हैं, यूरिनरी यूरोबिलिनोजन के लिए अर्लिच टेस्ट लगाते हैं और कीटोन बॉडीज़ के लिए रॉथरास टेस्ट लगाते हैं। और ये सारे टेस्ट आजकल एक डीप स्टिक में ही अवेलेबल है। एक स्ट्रिप होती है, उस स्ट्रिप में बहुत सारे अलग अलग टेस्ट के रिएजेंट्स होते हैं, उसको यूरिन में डिप करते हैं और उसमें कलर चेंज, कैलोरीमेट्रिक मेथड है बेसिकली ये, और इससे हम डिटेक्शन करते हैं। आजकल इसके अलावा हम जो न्यू पैरामीटर्स है उससे भी यूरिन एनालिसिस करते हैं। तो जैसे सीरम सिस्टेटिन सी, सीरम सिस्टेटिन सी का जो नॉर्मल वैल्यू है सीरम में वो 0.8 से लेकर 1.2 मिलीग्राम पर लीटर होती है। तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मार्कर है। ये हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए विच वन इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मार्कर, आपको पता होना चाहिए सीरम सिस्टेटिन सी। दूसरा यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन का भी डिटेक्शन करते हैं। नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी 30 से 300 मिलीग्राम पर डे। तो ये एक अर्ली मार्कर है ऑफ द किडनी डैमेज इन द डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। इसके बारे में थोड़ा सा आप और डिटेल जो है नेट से भी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसका बेसिक प्रिलिमिनरी एक आइडिया दिया है। तो ये डायबिटीज़ में और हाइपरटेंशन के केस में जो होता है किडनी डैमेज की कंडीशन में ये एक अर्ली मार्कर की तरह यूज़ किया जाता है। तीसरा जो हम डिटेक्शन करते हैं वो है एल्ब्यूमिन का। तो इस टाइप से हम किडनी फंक्शन टेस्ट जो है इन मेथड्स से चेक करते हैं। सो आई थिंक होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर ऑन द किडनी फंक्शन टेस्ट। So thanks for watching.